नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षना सोनकुसरे, अर्थशास्त्र विभाग, रेणुका कॉलेज, नागपुर। आज मैं आपके सामने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। प्राय हम सभी लोग डॉक्टर आम्बेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और साथ ही उन्हें दलितों के उद्धार के लिए भी भरपूर परिश्रम किया है। परंतु बहुत कम विद्वानों को पता है कि डॉक्टर आम्बेडकर जी ने अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को काफी हद तक सुधारने का प्रयास किया है। इनके योगदान को और भी अधिक गहराई से यदि हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें प्राचीन काल में किस तरह आम्बेडकर जी ने अपने कार्य किए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। मुद्रा विनिमय प्रणाली में बदलाव किया उन्होंने। भारत की जो मुद्रा विनिमय प्रणाली थी, इस बारे में जानना आवश्यक है। कारण 1893 तक चांदी के सिक्कों का प्रयोग भारत देश में किया जाता था। आगे चलकर 1841 में स्वर्ण मुद्रा का ही चांदी के सिक्कों का मूल्य तय किया जाता था। इस तरह एक स्वर्ण मुद्रा का मूल्य 15 चांदी के सिक्कों के बराबर था। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में स्वर्ण भंडार मिलने से सोने की मात्रा में वृद्धि होने से स्वर्ण मुद्राओं के विनिमय का प्रचलन 1853 तक बढ़ने लगा। परंतु 1873 में चांदी के नए भंडार मिलने से स्वर्ण उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई। इन सभी के परिणाम स्वरूप स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे कम होने लगा। स्वर्ण मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ, इस बारे में जॉन मेडाल्स का कहना है कि कीन्स ने रजत प्रतिमान का जबरदस्त समर्थन किया, परंतु आम्बेडकर द्वारा इस बात में विरोध स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुद्रा प्रतिबंधन मजबूत करने के लिए स्वर्ण प्रतिमान को महत्व देना आवश्यक है। इसके बावजूद भी इस खाई को कम करने के लिए रजत मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। रजत मुद्रा के इस्तेमाल से जन सामान्य व्यक्तियों के लेन देन पर प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई देने लगी। इन सभी कारणों से मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा और इस अवमूल्यन के कारण जो महंगाई में वृद्धि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप जन सामान्य की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 1872 से 1893 तक आंतरिक स्तर पर प्रत्येक वर्ग पर इसका बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इस परेशानी से ऊपर उठने के लिए 1893 में रजत मुद्रा ढालने का काम अपने नियंत्रण में लिया। 1899 में सरकार द्वारा एक समिति का गठन हुआ, जिसके तहत स्वर्ण स्टैंडर्ड के स्थान पर स्वर्ण मुद्रा का उपयोग की सलाह दी गई और इस नए नियम के अनुसार स्वर्ण मुद्रा का मूल्य लगभग स्थिर था। ये सभी कार्य का अधिकार सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था। परंतु डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का दृष्टिकोण मानवीय था। वे कल्याणकारी अर्थशास्त्र से मिलता था। वे हमेशा लोगों के कल्याण करने की ओर उनका रुझान हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर जी का ऐसे मानना था कि उपभोग सामग्री के संदर्भ में रुपए की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। आम लोगों के लिए कीमती धातुओं की कीमत का उतना महत्व नहीं है जितना कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का है। अंबेडकर जी की इन्हीं कथनों से हमें स्पष्ट होता है कि सोने का मूल्य कितना ही अधिक मूल्यवान क्यों ना हो, परंतु वह आम जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनका ये भी कहना है कि भूखे व्यक्ति के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं कर सकती और ना ही नंगे व्यक्ति का तन ढक सकता है। उनका मानना है कि मुद्रा का भरोसेमंद होने के साथ साथ विनिमय प्रणाली में स्थायित्व की जरूरत भी है। मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास में कमी वो मूल्य के उतार चढ़ाव कर या आर्थिक संकट को जन्म देती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रजत मुद्रा के उतार चढ़ाव को देखकर स्वर्ण मुद्रा अपनाने का सुझाव डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया था। उनका कहना था कि रजत मुद्रा का मूल्य 6 पैसे रखने की उन्हें उस समय सलाह दी। अंबेडकर द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा जैसे कि तैसे अपनाया गया। उन्हीं के आधार पर आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई और इसी आधार पर अपने देश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जिस प्रकार हमने प्राचीन भारत में स्वर्ण मुद्रा का और रजत मुद्रा का प्रयोग में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जो सुझाव वो उपाय योजना किए, उसी प्रकार विश्व बाजार में जब
आर्थिक महामंदी का दौर था, उस समय भी उन्हें उभारने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है, जिसके तहत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान में एक बहुत बड़ी छाप है। हम सभी जानते हैं कि 1930 के दशक में पूरे विश्व बाजार में आर्थिक महामंदी का दौर था। उस समय ब्रिटिश सरकार के सामने एक भीषण मंदी की एक गंभीर चुनौती थी, जहां एक और आजादी की मांग हो रही थी, तो दूसरी ओर जोर शोर से आजादी की मांग के साथ साथ सरकार की पकड़ को बनाए रखने के लिए इन भीषण मंदी पर काबू पाना आवश्यक था। मंदी काल में लोगों को रोजगार नहीं रहता था, इस वजह से भीषण मंदी का प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा था। इन सब कारणों से 1925 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन एंड इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया, जिसके अंतर्गत 40 विद्वानों को बुलाया गया। उनमें से एक हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इवोल्यूशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया को इस आयोग में रिपोर्ट के थ्रू 1926 में प्रकाशित किया। आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आम्बेडकर जी की इस पुस्तक में प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आधारित है। इन्होंने इस बुक के थ्रू बैंक के नियमानुदेश कार्यशैली वो पूर्ण रूपरेखा अपनी पुस्तक में ने प्रकाशित किया है। मात्र 27 वर्ष की उम्र में ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक कॉलेज के राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी की। आम्बेडकर जी भारतीय के एक श्रेष्ठ अर्थतज्ञ के रूप में भी हम उसी प्रकार कृषक की आर्थिक परिस्थिति सुधारने में भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में अधिकतर व्यक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, परंतु आज भी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि कृषक की परिस्थिति हालांकि बहुत खराब है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की शीर्ष में होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि किसानों की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 16 वर्षों से 2,50,000 किसानों ने आत्महत्या भी की है। आज भी 2021 में हम ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर जी का एहसास था कि श्रम, पूंजी और पूंजीगत माल ये तीनों ही देश के कृषि उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। परंतु आज की परिस्थिति में इन चीजों की और कोई लगाव दिखाई नहीं दे रहा है। स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज शीर्षक शोध प्रबंध में जमीन के यथार्थ व्याख्या करने, उनकी आर्थिक समस्याओं से निपटने, उनके कौशल की प्रवीणता को दर्शाता है। किसानों के छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में खेती ये अलाभकारी व्यवसाय हो गया है, जिससे कृषि श्रमिक को या तो ये कार्य छोड़ देना पड़ता है या आर्थिक दृष्टि से इतने नीचे गिर जाते हैं कि उन्हें उठना असंभव रहता है और एक ही पर्याय रह जाता है, वो है आत्महत्या। इस परिस्थिति को इस आत्महत्या के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। ये कहना गलत नहीं है कि पूंजी वस्तु है, श्रमिक व्यक्ति है और पूंजी केवल होती है, परंतु श्रमिक जीते हैं। यदि उनकी कोई आमदनी ना हो तो उनकी जीवन व्यापन किस तरीके से वो करेगा? वो स्वयं पर खर्च करने के लिए उसको पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि ना हो तो आखिरी पर्याय रह जाता है, वो है आत्महत्या। ये दुर्दैव परिस्थिति देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी अंबेडकर जी का मानना था कि कृषक की परिस्थिति में सुधार करना है तो दो बातों को सुधारना बहुत आवश्यक है। पहला, चकबंदी, जिसमें छोटे छोटे जो कृषि जोत है या छोटी छोटी खेती है उन्हें रोकना चाहिए। और दूसरा है औद्योगिकरण, क्योंकि औद्योगिकरण कृषि के वर आधारित है, जिससे कि औद्योगिकरण का विकास होता है। इन दोनों बातों को यदि हम अच्छे रीति से करेंगे तो कृषक आत्महत्या को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि अकार्यशील श्रम, अतिरिक्त उत्पादन का अभाव, साथ ही भूमि के दौब की समस्या एक ही झटके में हम इस दोनों ही उपायों से समाप्त किया जा सकता है। दूसरा और उनने कार्य किए जिसमें हम कराधान विषय जो टैक्स विषय है, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान भरपूर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 1949 में संविधान के अनुच्छेद में कराधान के विषय पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
200 वर्ष से पहले एडम स्मिथ की पुस्तक में कराधान विषय के बारे में लिखा था, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर जी ने भारत के इस संविधान के विषय में एक प्रावधान का औचित्य बताते हुए उनका ये मानना है कि सरकारों को जनता के सिंचित धन का इस्तेमाल न केवल नियमों, कानूनों और विनिमय के अनुरूप करना चाहिए, वरन ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारी धन के व्यय का विश्वसनीयता, बुद्धिमत्ता और मितव्ययता के साथ काम ले। इन व्याख्या द्वारा हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्वसनीयता का मतलब किसी के विश्वास की रक्षा करना या अपने वचन को पूर्ण करने के प्रति प्रतिबद्ध होना। कराधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो सार्वजनिक वित्त जमा होता है उससे सड़क, कानून व्यवस्था जैसे मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसका लाभ कुछ ही लोगों तक ना रहकर संपूर्ण संसार को इसका फायदा मिलना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा उन्होंने बताया है कि बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता की बात करें तो ये नागरिकों के इस विश्वास पर खरे उतरने के लिए सरकार को कराधान और व्यय संबंधी निर्णय सोच समझकर करना चाहिए। ये कार्य वित्तीय विवेक, व्यवहारिक अनुभव और उससे संबंधित मुद्दों का गहन अध्ययन करके हम आने वाले पीढ़ियों में इसका औचित्यपूर्ण कार्य किया जा सके। तीसरे उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दा जो बताया है वो है मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ ये नहीं है कि कुछ ही महत्वपूर्ण कार्य पे खर्च करें, बल्कि सब वैसे ही रहे। ऐसा नहीं है कि बल्कि धन का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि उसका पूर्ण उपयोग सभी कार्य में हो सके, धन किसी गलत हाथों में ना जाए। इन तीनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, परंतु हमें ऐसे देखने को मिलता है कि वह किसी एक परिस्थिति का विवेकपूर्ण तरीके से होता है, दूसरी परिस्थिति में मितव्यता नहीं दिखाई देती है। ये स्थिति बड़े से बड़े व्यय की बात हो या छोटा से छोटा व्यय की बात हो, इसमें दिखाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि ये तीनों ही बातों का लक्ष्यपूर्ण प्रयोग किया गया तो अर्थव्यवस्था को हम सुचारू रूप से शांतिमय तरीके से चला सकते हैं। इसी प्रकार कामगार मतलब मजदूर, इनके जीवन सुधारने के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने भरपूर प्रयत्न किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशों का राज्य था। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद से ही औद्योगिकरण की अपनी शुरुआत हुई थी। इनमें दो गठों का निर्माण हुआ, एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था मजदूर वर्ग। इन पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूर वर्गों पर अत्याचार होने लगे। इन अत्याचारों को कम करने और साथ ही इन मजदूरों की सुख सुविधा उपलब्ध करके देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अथक प्रयत्न किए हैं, जिनमें से एक है 21 फरवरी 1946 में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए उद्योग विनिमय केंद्र की स्थापना की, जिसके तहत कामगार वर्ग जो 10 घंटे काम करते थे अब वो कम करके 8 घंटे कर दिया गया। साथ ही दुर्बल, पीड़ित, शोषित वर्ग के मजदूरों को अधिक न्याय दिया जाने लगा। आम्बेडकर जी का मानना था कि सख्ती या जबरदस्ती से काम लेने में कोई महत्व नहीं है। इस वजह से औद्योगिक शांति कामगार मंडल की स्थापना करके इन कामगार के जीवन को सुधारने के लिए अथक प्रयत्न बाबा आम्बेडकर जी ने किया। उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास में नींव रखने में भी बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर आम्बेडकर जी बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहते हुए 1926 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों से संबंधित समस्याओं का आकलन कर उन्हें उभारने का प्रयत्न किया, जिसके लिए उन्होंने जन आंदोलन में भी सहभाग लिया। इसके अलावा खेती संबंधी समस्याओं के विरुद्ध आंदोलन कर ग्रामीण गरीबों के आर्थिक शोषण से मुक्त करने में भी अपना योगदान दिया। गुलाम रहने वाले सबसे बड़ा वर्ग महार वर्ग के विरुद्ध आंदोलन किया और नीच भावना से देखा जाता था उन्हें उभारने का भरसक प्रयत्न किया। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, खेती करने वाले अपने काम कि वह व्यक्तिगत कार्य के लिए साहूकार पर जो अवलंबन रहते हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया, जिसके कारण उनकी आर्थिक परिस्थिति कभी भी ऊपर नहीं उठ पाई, उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। साथ ही
साहूकारी पद्धति का विरोध किया और असेंबली में एक विधेयक द्वारा इस प्रस्ताव को जारी किया और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के विकास और सुरक्षा के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1936 में एक स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की और जो कुछ कमतरता थी उसे पूर्ण करने के लिए 1942 से 1946 के काल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कामगार विषय एक धोरण अपनाया जिसमें इसमें सुधारणा की और ये भी कहा गया कि इसके तहत जो भी परेशानी होगी उसे हल करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार हम बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय में बहुत कुछ देख चुके हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये कार्य नहीं किया होता तो आज कोई भी वर्ग आज ऊपर नहीं उठ पाया होता, ना ही निम्न वर्ग ऊपर उठ पाया होता और ना ही कोणताही वर्ग। इस प्रकार बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान आज सही में हमारे जीवन को प्रवाह की तरह बढ़ाने में मदद करते हैं। धन्यवाद।